चलिए शुरू करते हैं रोटेशनल मोशन का अगला अध्याय। और इस अध्याय में हमें बात करना है ओनली एंड ओनली अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अभी तक हम रोटेशनल मोशन को जब पढ़ रहे हैं ना, तो हम कोशिश कर रहे हैं रोटेशनल मोशन की क्वांटिटीज को ट्रांसलेटरी मोशन की क्वांटिटीज के साथ कंपेयर करने की। राइट, जैसे कि ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स होता है तो रोटेटरी मोशन में वो काम टॉर्क करता है। ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर वेलोसिटी होता है तो रोटेटरी मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होता है। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर लीनियर मोमेंटम होता है तो रोटेटरी मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है। सवाल ये है कि ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन के अंदर जो काम मास करता है वो काम रोटेशनल मोशन में कौन करेगा? Means who is analogous to mass in rotational motion? बस तो that analogous is this moment of inertia I. Okay, so moment of inertia I, it is analogous to mass in rotational motion. राइट, चलिए बच्चों, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, उसको समझने के लिए एक काम करते हैं, एक बॉडी को रोटेट कराते हैं और उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है ना वो निकालते हैं। राइट, तो लेट्स कंसिडर दिस इज द बॉडी एंड दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। नाउ दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, चैप्टर का नाम ही है ना वैसे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। लेट्स से यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है विच इज एट अ डिस्टेंस r1। यहाँ पे एक और मास है m2, लेट्स से विच इज एट डिस्टेंस ऑफ r2। और यहाँ पे एक और मास है m3 विच इज एट डिस्टेंस ऑफ r3। राइट, तो वी कैन अल्टीमेटली से दिस पर्टिकुलर रोटेटिंग बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड ईच एंड एवरी पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिनका सर्कल का सेंटर कहाँ पे होता है? ऑन द एक्सिस होता है। राइट, ओके, तो इफ यू वांट टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी विथ एंगुलर velocity omega, with angular velocity omega, let's consider that kinetic energy can be considered as the total kinetic energy of all the particles together. तो मैं ये कह सकता हूँ भाई कि इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर, इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m2 v2 स्क्वायर, तीसरे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m3 v3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे, मैंने दिखाए 3 पार्टिकल है बट इनफैक्ट इसके अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल्स है। ठीक है, चलिए नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी v? तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा बच्चों, वेलोसिटी v इक्वल टू r इंटू ओमेगा। पढ़ा ये रिलेशन आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल बिकॉज ऑल द पार्टिकल्स आर ऑन अ सेम रोटेटिंग बॉडी। राइट, तो सबका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम रहेगा बट लीनियर वेलोसिटी सबका अलग अलग होगा बिकॉज अलग अलग पार्टिकल का डिस्टेंस अलग अलग है। राइट, तो ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स, ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स बट दिस v इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल। ओके, तो मैं यहाँ पे v1 की जगह रख दूंगा बच्चों r1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, है ना, मैंने ये यूज किया v इक्वल टू r इंटू ओमेगा। ओमेगा सबका सेम रहेगा और r सबका अलग अलग है। पहले पार्टिकल का r है r1 तो मैंने यहाँ पे r1 रखा है। सेम यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ m2 r2 ओमेगा स्क्वायर हाफ इंटू m3 r3 ओमेगा स्क्वायर। राइट, आई कैन राइट इट लाइक दिस। चलिए अब मैं क्या इसको ऐसे लिख दूँ बच्चों, हाफ इंटू देयर आर नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, सो हाफ इंटू m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, सब में से मैंने हाफ बाहर निकाल लिया, सब में से ओमेगा कॉमन निकाल लेंगे, m3 r3 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ओके, सबका ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, सबका हाफ कॉमन निकाल लिया। अब ये जो टर्म बना ना बच्चों,
m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस m4r4 स्क्वायर, जितने पार्टिकल है, राइट, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन को लीनियर मोशन के साथ कंपेयर करूं, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, कंपेयर दिस विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन, तो बच्चों लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी होता है आपका हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। नाउ कंपेयर बोथ द फॉर्मूला, क्वाइट सिमिलर फॉर्मूला यू हैव, ओके, हाफ दोनों के अंदर है। लीनियर मोशन में जो काम लीनियर वेलोसिटी करता है बच्चों, एंगुलर मोशन में वो काम कौन करता है? एंगुलर वेलोसिटी करता है, ओमेगा अपने आप आ गया। जहाँ पे यहाँ पे v स्क्वायर था, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर अपने आप आ गया। तो यहाँ पे जो काम वो मास कर रहा है लीनियर मोशन में, एंगुलर या रोटेशनल मोशन में वो काम ये वाला टर्म कर रहा है, और इस टर्म को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, ओके। तो वी कैन से हियर moment of inertia I is equal to, for every particle, m1 r1 square, m2 r2 square, m3 r3 square and so on, or you can say summation, आप summation के फॉर्म में भी लिख सकते हो, mi into ri square, समेशन ऑफ mi इंटू आर आई स्क्वायर, इसको हम कहते हैं बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। ओके, लेट मी गिव यू द सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर इसके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे, और फिर दो लॉस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बात करेंगे। बट पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ मैं। ओके, सपोज मान लेते हैं बच्चों, दिस इज सम एक्सिस, ओके, एंड देयर आर 3 masses रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। मतलब आपका सिस्टम जो है ना वो सपोज ये 3 मास का बना हुआ है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपका सिस्टम इस तरह का होगा, कई बार सिस्टम के अंदर डिस्क्रीट मासेस भी हो सकते हैं, राइट, ओके। तो यहाँ पे सिस्टम के अंदर 3 मासेस है, राइट, एंड दे ऑल आर रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, राइट, ऑल आर रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। चलिए कंसिडर करिए बच्चों, इसका रेडियस है 2 मीटर का, इसका रेडियस है 1 मीटर का, इसका रेडियस है 3 मीटर का। लेट्स से इसका मास है 1 kg, इसका मास है 1 kg और इसका मास है 2 kg। तो अगर ये इस तरह से रोटेट हो रहा है तो इसका एंगल, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ओके, तो आप सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों। आप इस एग्जांपल के लिए लिख सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास इज 1, इट इज रोटेटिंग एट डिस्टेंस ऑफ 2 प्लस it is 1 into distance is 1, mass is 2, rotating at a distance of 3 square. So moment of inertia, देखा मैंने क्या किया, मास के साथ डिस्टेंस के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लिया है और फिर जोड़ते जाना है, जितने भी पार्टिकल है उतने पार्टिकल का, राइट। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 4 + 1, 3 स्क्वायर 9, 9 2 18, दैट इज 22। यूनिट क्या होगा बच्चों? तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इज kg, डिस्टेंस इज मीटर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पर्टिकुलर सिस्टम का कितना हो जाएगा? 22 kg पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। चलिए अब आपको सवाल ये होगा कि सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम क्या करता है? तो जिस तरह से मास का काम है इनर्शिया प्रोवाइड करना, मास क्या करता है? मोशन में चेंज को अपोज करता है, लीनियर मोशन में चेंज को अपोज करता है मास। उसी तरह से रोटेशनल मोशन को अपोज करने का काम करता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रोटेशनल मोशन को इनर्शिया प्रोवाइड करने की ट्राई करता है। मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रखने की कोशिश करेगा और घूमते हुए ऑब्जेक्ट को उसी स्पीड से घुमाते रहने की कोशिश करेगा। कौन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्क इतना है कि मास ऑलवेज फिक्स रहता है, मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है कि रोटेशन किस एक्सिस के अराउंड हो रहा है। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास के साथ ये डिस्टेंस भी तो आ रहा है ना, तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया, अगर इस एक्सिस की जगह पे मान लो कि बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, अगर बॉडी ऐसे रोटेट हो रहा है तो सारे डिस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी साथ में चेंज हो जाएगा। तो ये सब मैं आपको लिखाऊंगा इसके बाद वाले बोर्ड के ऊपर। पहले क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट। चलिए
चलिए बच्चों फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जुड़े हुए। पहला फैक्ट ये कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सिमिलर रोल इन द रोटेशनल मोशन एज द मास प्लेज इन अ लीनियर मोशन। ये मैंने पहले ही बताया कि लीनियर मोशन में जो काम मास करता है, रोटेशनल मोशन में वो काम कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, तो वो रेसिस्ट करेगा चेंज इन रोटेशनल मोशन अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सिस, राइट। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम है इनर्शिया प्रोवाइड करना। इनर्शिया मतलब वो रोटेशनल मोशन को चेंज होने से रोकेगा अबाउट द पर्टिकुलर एक्सिस। जिस एक्सिस के आजू बाजू बॉडी घूम रहा है उस एक्सिस के आजू बाजू कोई भी रोटेशनल मोशन को चेंज होने से वो रोकेगा, ठीक है। चलिए, इट इज द मेजर हाउ डिफरेंट मासेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। कोई भी पर्टिकुलर एक्सिस के आजू बाजू बॉडी के मासेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, वो डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्टिवनेस कितना है, दैट इज मेजर्ड बाय दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। दैट इज मेजर्ड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सिस के आजू बाजू अलग अलग मासेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स नहीं होता है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है आप कौन से एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो। मैंने आपको पहले ही बताया, राइट, क्योंकि फॉर्मूला में मास के साथ डिस्टेंस का स्क्वायर भी आता है। डिस्टेंस से अबाउट द एक्सिस, तो अगर एक्सिस ही चेंज हो गया तो डिस्टेंस चेंज हो जाएंगे, डिस्टेंस चेंज हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। वेरी ऑब्वियस, राइट। चलिए तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट फिक्स, इट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन and position of the axis of the rotation, ठीक है। and moment of inertia also depends on the shape of the body, size of the body and distribution of the mass around the axis। points याद रखना बच्चों, shape पे depend करता है, साइज पे डिपेंड करता है, मासेस एक्सिस के आजू बाजू किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है एक्सिस का ओरिएंटेशन क्या है और एक्सिस का पोजीशन क्या है, ठीक है। ओके, चलिए बच्चों, अब एक और टर्म आता है विच इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन विच इज के। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका पूरा जो बॉडी है, राइट, उतना ही अगर एक पॉइंट मास है आपके पास, पूरे बॉडी के मास जितना अगर एक पॉइंट मास है तो उस पॉइंट मास को कितनी डिस्टेंस पे घूमना चाहिए ताकि पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहे। समझे आप मैंने क्या कहा? वो देखो मैं आपको बताता हूं। सपोज बच्चों मान लेते हैं कि ये एक्सिस है एंड दिस इज सम रिजिड बॉडी एंड द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, राइट। लेट्स से दिस बॉडी हैज अ टोटल मास ऑफ कैपिटल एम, राइट डाउन वी कैन सी दिस मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है और अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। कितना है बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब ये है कि पूरे रिजिड बॉडी, ये जो आपका पूरा बॉडी दिख रहा है ना, उसकी जगह अगर उतना ही आपके पास पॉइंट मास है, देखो उतना ही अगर आपके पास पॉइंट मास है तो वो पॉइंट मास को एक्सिस से कितने डिस्टेंस के ऊपर घूमना चाहिए ताकि उस पॉइंट मास का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रहे जितना इस पूरे बॉडी का है। समझे आप? तो दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस at which a point mass which is equal to the mass of whole body should rotate to have moment of inertia, to have moment of inertia same as the whole body, right? Okay, तो वापस एक बार समझ लो बच्चों, पूरे बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पॉइंट मास को चाहिए, पॉइंट मास शुड बी सेम, जो बॉडी का टोटल मास है उतना ही पॉइंट मास लेना है आपको, राइट। तो ये पॉइंट मास को कितने डिस्टेंस पे घूमना चाहिए ताकि पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाए, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट। तो करना आपको कुछ भी नहीं है बच्चों, चलो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी शुड बी इक्वल टू, चलो पॉइंट मास घूम रहा है कितने डिस्टेंस के ऊपर, के जितने डिस्टेंस के ऊपर, तो दैट इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर,
Moment of inertia of the body should be equal to mass into distance square, right? Moment of inertia of the body should be equal to mk square, where this k is called as radius of gyration. k को हम क्या कहते हैं बच्चों? k को हम कहते हैं radius of gyration. And I hope it is very 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 clear in your mind. चलिए, अब ये जो moment of inertia है ना, उसका एक बहुत important practical example है, which is flywheel. राइट, तो फ्लाईव्हील मेनली यूज होता है बड़े बड़े स्टीम इंजन एंड ऑटोमोबाइल इंजन के साथ. तो फ्लाईव्हील ना एक हैवी मेटल का डिस्क होता है जिसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगा. इससे फ़ायदा क्या मिलेगा पता है? अगर ये आपने एक हैवी डिस्क को इंजन के साथ लगा दिया है ना, तो जब इंजन सडनली स्टार्ट होगा या सडनली अगर इंजन को ब्रेक मारा जाएगा तो आपको जर्क फील होने वाला नहीं है. क्यों? क्योंकि वो जो बड़ा सा आपने साथ में एक डिस्क लगाया है ना, जिसको आप फ्लाईव्हील कहते हो, वो फ्लाईव्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ज़्यादा होगा. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है बच्चों? रोटेशनल मोशन के चेंज को अपोज करता है. मतलब जब सडनली आपने मान लो कि इंजन को चालू कर दिया तो सडनली रोटेशनल मोशन चालू हो जाएगा, ओके. बट वो जो फ्लाईव्हील है ना, वो उस को अपोज करेगा. क्या करेगा? फ्लाईव्हील सडन स्टार्टिंग को अपोज करेगा, मतलब स्टार्टिंग धीरे धीरे होगा. सिमिलरली जब हम ब्रेक भी करेंगे, राइट, तो सडन रोटेशन रुकने की वजह व्हाट विल हैपन? फ्लाईव्हील थोड़ा सा घूमता रहेगा और जो ब्रेक है वो धीरे धीरे अप्लाई होगा, राइट. तो फ्लाईव्हील का काम है सडन रोटेशनल मोशन को रोकना या अवॉइड करना. ठीक है, तो चलिए बच्चों, जगह थोड़ा बहुत दिख रहा है तो यूटिलाइज कर ही लेते हैं. लिख देते हैं यहाँ पे फ्लाईव्हील. It is heavy metal disc with very high moment of inertia attached with steam engine or automobile engine. Steam engine और ऑटोमोबाइल इंजन, राइट. इससे होगा क्या? इट अपोज सडन चेंज इन रोटेशनल मोशन. सडन चेंज, इट अपोज सडन चेंज इन रोटेशनल मोशन. सडन चेंज इन रोटेशनल मोशन टू अवॉइड rotational motion to avoid jerk during the starting, stopping or braking of the engine, right. तो वो फ्लाईव्हील जो है वो सडनली जो भी जर्क आ रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो. ठीक है, आगे जब इंजीनियरिंग लेवल पे जाओगे तो फ्लाईव्हील के बारे में तो आपको बहुत कुछ पढ़ने में आएगा. कितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फ्लाईव्हील लेना है, कितने साइज का लेना है, एंड ऑल दैट थिंग्स वी विल लर्न इन द हायर क्लासेस. अभी के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इतना बेस याद रखना है, ओके. रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, आई विल टेल यू, ओके. चलिए कॉपी करिए, नहीं स्क्रीन शॉट करिए फटाफट. अब बच्चों बारी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जुड़े हुए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सीखने की. चलिए बच्चों बता देता हूं. सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. समझते हो ना क्या लिखा है? ये परपेंडिकुलर लिखा है. चलिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. और दूसरा होता है बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम. अभी आपको इसको प्रूव नहीं करना है, बट एक्सरसाइज के अंदर आपको क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें आपको इसको प्रूव करना है, तो मैं आपको तभी प्रूव कराऊंगा. अभी हमारा फोकस रहेगा इसको समझने के ऊपर कि ये है क्या. तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का मतलब क्या है बच्चों? इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द गिवन बॉडी. समझो बच्चों, समझना बच्चों ध्यान से. सबसे पहले तो आपको एक प्लैनर बॉडी दिया हुआ है, 2 डायमेंशन बॉडी यू हैव. Maybe it is a disc or it may be a kind of a sheet, right? Okay, चलो, तो you have a planar body and if you want to find the moment of inertia of this body about the axis which is perpendicular to the plane, मतलब अगर मुझे ये एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है
ओके, ये एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है कि अगर ये बॉडी ऐसे घूमे, राइट, अगर आपका डिस्क जो है, सपोज ये डिस्क है आपका, इफ द डिस्क रोटेट लाइक दिस, ओके, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट मी कॉल दिस एक्सिस एज जेड एक्सिस सपोज, ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस जेड एक्सिस इज इक्वल टू moment of, or you can say sum of the moment about the two axes which lies in a plane and perpendicular to each other and also coincide with this axis. So आपने सर क्या इतना भारी खतरनाक स्टेटमेंट, कोई नहीं बताता हूँ, ओके। तो मुझे फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस जो इसके प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका होगा बच्चों एडिशन of the moment of inertia of the body about the two axes which should be perpendicular to each other, they should be lie in a same plane and they should be coincide with this axis. मतलब you can see, let's say this is x axis जो इसके प्लेन में है, right, this is y axis और वो भी कहाँ पर है, प्लेन के अंदर है, एंड दिस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्स एंड वाई आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्स एक्सिस इज आई एक्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द वाई एक्सिस इज आई वाई। तो रूल ऐसा कहता है या प्रिंसिपल या थियरम ऐसा कहता है कि ये z एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एंड वाई एक्सिस। कंडीशन क्या है बच्चों, यहाँ पे जो दो एक्सिस है x एंड y, दिस कैन बी एनी टू एक्सिस, बट ये दोनों एक्सिस जो है ना, दे शुड बी इन अ सेम प्लेन। ये एक्सिस कहाँ पे होना चाहिए, दे शुड बी इन अ सेम प्लेन। दिस एक्सिस मस्ट बी इन अ सेम प्लेन ऑफ बॉडी, राइट, एंड दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना चाहिए एंड दे शुड ऑल्सो कोइंसाइड विथ द एक्सिस जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, राइट। तो देखो आपको ये एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, तो और एक्स एंड वाई इसको टच भी करके जा रहा है, राइट। दे शुड कोइंसाइड विद द एक्सिस अबाउट विच moment of inertia to be found, about which we need to find the moment of inertia about which the moment of inertia is to be found, right? Okay, I hope it is clear to you. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। what is this z axis? This is the axis must be perpendicular to the plane of the body, राइट। तो स्टेटमेंट याद रखने में तो बहुत सिंपल है बच्चों के, कितना सिंपल है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। बट समझना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो दोनों एक्सिस है वो इस बॉडी के सेम प्लेन में होना चाहिए। यहाँ पे जो दो एक्सिस है वो इस बॉडी के सेम प्लेन में होना चाहिए। और तीसरा ये जो आप फाइंड करना चाहते हो वो इस बॉडी के परपेंडिकुलर एक्सिस होना चाहिए। मोस्टली बच्चों को ये पता ही नहीं होता है, बस स्टेटमेंट याद कर लेते हैं, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और लिख के कुछ भी चले आते हैं। ओके, चलिए इसको स्टेटमेंट लिख देते हैं बच्चों टेक्स्ट बुक में से। ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बाद में ही आएगा बेचारा नए बोर्ड के ऊपर, ठीक है, चलिए कोई नहीं। चलो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ टेक्स्ट बुक में से। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लैनर बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लैनर बॉडी अबाउट एन एक्सिस, कैसे एक्सिस, उसके प्लेन को परपेंडिकुलर, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। जैसे मैंने अपने एग्जांपल में लिया है आई जेड, कितना होगा बच्चों, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस, अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस। कौन से है वो परपेंडिकुलर एक्सिस, अपने एग्जांपल में एक्स एंड वाई है अपने एग्जांपल में, राइट। about two perpendicular axes, they should be concurrent. Concurrent मतलब सब एक दूसरे के साथ मिलने चाहिए। Concurrent with the perpendicular axis, perpendicular मतलब जो पहला एक्सिस था वो आपका that is z axis and lying in the plane of body। तो आपको एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट लिखना है बच्चों,
तब जाके आपको मार्क मिलेगा, अदरवाइज आपको मार्क नहीं मिलेगा। मैं अभी आपको इसको यूज़ करके भी बताऊंगा, जब अलग अलग शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तब मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगा कैसे इसका यूज़ करना है। वापस एक बार स्टेटमेंट पे गौर कर लेते हैं बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेनर बॉडी, 2 डायमेंशन बॉडी होना चाहिए, ओके, अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये एक्सिस जो उसके प्लेन को परपेंडिकुलर है, कितना होगा उस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो उस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इक्वल टू द sum of the moment of inertia about which two axes, sum of the moment of inertia about the two axes which should perpendicular to each other and they should be concurrent with this perpendicular axis. Concurrent मतलब मिलने चाहिए, okay, and this two axes should lie in a same plane. देख लो वही स्टेटमेंट है, is equal to the sum of the moment of inertia about the two perpendicular axes x and y which is concurrent with the third axis which is z and lying in the same plane of the body, right? तो इतना डिटेल में आपको नॉलेज होना चाहिए, ओके। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलिए बच्चों बात करते हैं अभी अबाउट द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलिए ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, आएगा आपके एग्जाम में कंफर्म 2 मार्क में। चलिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यू कैन अप्लाई फॉर एनी काइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेदर इट इज 1 डायमेंशन, वेदर इट इज 2 डायमेंशन, वेदर इट इज 3 डायमेंशन। तो किसी भी शेप के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो लॉ कुछ ऐसा कहता है कि सपोज ये एक बॉडी है और ये उसका सेंटर ऑफ मास है। क्या है भाई? ये उसका सेंटर ऑफ मास है, ओके। और सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई सी है, कितना है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई सी है, राइट। तो अगर कोई दूसरा एक्सिस है जो इस एक्सिस को पैरेलल है, जैसे कि ये एक्सिस जो इस एक्सिस से डी डिस्टेंस के ऊपर है, कितने डिस्टेंस के ऊपर है भाई? डी डिस्टेंस के ऊपर है। एंड इफ द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, इफ द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, राइट, तो ये एक्सिस पे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना आई, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, जहाँ पे ये आई सी क्या है? आई सी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। आई सी क्या है बच्चों? आई सी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ओके। आई क्या है बच्चों? आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस which is parallel to the axis passing from moment of inertia. It is parallel to the axis passing from the moment of inertia, right? Okay, and this d is what? D is the distance between both axes and m is the mass of the body. D is the distance between both axes, right? Okay, so I'll just give you the example of this, फिर इसका स्टेटमेंट लिखते हैं हम। सपोज आपको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसका मास है 8 kg, ये इसका सेंटर है, और जब वो इस सेंटर पे रोटेट कर रहा है सपोज, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया हुआ है, ये उसका सेंटर है, राइट, सेंटर ऑफ मास। इस एक्सिस पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज 100 kg पर मीटर स्क्वायर है। कितना है बच्चों? 100 kg पर मीटर स्क्वायर। नाउ इफ योर बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, आपका बॉडी इस एक्सिस पे अगर रोटेट हो रहा है, इस एक्सिस के आजू बाजू, समझे आप, ओके, फाइन। और अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है सपोज 2 मीटर, राइट, कितना डिस्टेंस है? 2 मीटर। तो इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो यू कैन सिंपली यूज द प्रिंसिपल आई इज इक्वल टू एम सी, आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। आई सी का वैल्यू आपको 100 दे दिया है, बॉडी का मास है 8 और दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है 2, का स्क्वायर कर दो, 8 इंटू 4, तो आपका आंसर होगा 132 kg पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ द बॉडी विल रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, जो सेंटर ऑफ मास में से पास नहीं हो रहा है। हर बार जरूरी नहीं है कि बॉडी का रोटेशन सेंटर ऑफ मास के एक्सिस पर से ही हो। सपोज ये आपका मार्कर है, ओके, दिस मार्कर कैन ऑल्सो रोटेट अबाउट दिस एक्सिस लाइक दिस,
घूम सकता है ना। तो जब वो इस एक्सिस के ऊपर घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो आपको क्या करना है भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करना है। अगर बॉडी सेंटर ऑफ मास में से पास होती हुई एक्सिस पर रोटेट नहीं कर रहा है तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करोगे, I = IC + md²। चलो इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ और फिर बात करेंगे अलग अलग शेप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। चलो आ गया इसका स्टेटमेंट। यस, इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी about any axis is equal to the sum of the moment of inertia, sum of the moment of inertia of the body about the parallel axis passing from center of mass and the product of its mass। आपको जो फॉर्मूला है ना उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, राइट। ओके, तो यही आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू द गिवन एक्सिस द पैरेलल एक्सिस। तो आपको आप स्टेटमेंट आराम से बना के लिख सकते हो, राइट। तो बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे जब हम कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब इसके बिना तो सॉल्व होना ही नहीं है, राइट। चलिए स्क्रीनशॉट करिए फटाफट, फिर अलग अलग बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। चलिए बात करते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द रिंग। अभी मैं अलग अलग एक्सिस पे आपको बताऊंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होने वाला है, वो एक ही फिगर बनाएंगे, उसके अंदर सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द रिंग। तो लेट्स से दिस इज द रिंग, ओके। दिख रहा है रिंग जैसा, दिखना भी चाहिए, तो पहले बराबर बना था। ऐसा ही होता है ज़िंदगी में भी, अच्छी चीज़ों को हम और अच्छी करने जाते हैं और फिर बिगाड़ देते हैं, ठीक है। चलो, दिस इज द रिंग, लेट्स से इट हैज अ मास m and it has a radius r। इफ दिस रिंग इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, जो उसके सेंटर में से पास हो रहा है और उसके प्लेन को परपेंडिकुलर है, अगर इस एक्सिस के आजू बाजू रिंग रोटेट हो रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डायरेक्ट मास इंटू रेडियस स्क्वायर। कितना होगा भाई, डायरेक्ट इट इज मास इंटू रेडियस स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम इंटू रेडियस स्क्वायर। किसके लिए भाई, इसके लिए रिंग के लिए, ठीक है, एम आर स्क्वायर। चलिए नाउ इफ दिस रिंग इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायामीटर, अगर आपका रिंग ये डायामीटर के आजू बाजू रोटेट हो रहा है, ओके, मतलब आपका जो कड़ा ले लो हाथ में, और कड़ा अगर डायामीटर के आजू बाजू रोटेट हो रहा है ना, इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायामीटर, तो डायामीटर पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2। कितना होगा बच्चों, अभी सीधा यही लिखते हैं, डायामीटर के ऊपर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2, राइट। डायामीटर पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा मुन्ना लोग, mr²/2, ओके फाइन। इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, राइट, मतलब ये एक्सिस फिक्स है और पूरा कड़ा जो है ना वो आजू बाजू घूम रहा है, पूरा कड़ा आजू बाजू घूम रहा है, राइट। तो अब आप यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। तो I इज इक्वल टू, इसको पैरेलल एक्सिस जो सेंटर में से पास होगा ये रहा, राइट, और इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr², तो आई एम यूजिंग I = IC + md² में यूज करूंगा, राइट। चलिए इसके पैरेलल एक्सिस जो सेंटर में से पास होता है उस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रहा आपका mr² है, प्लस मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, डेफिनेटली रेडियस जितना होगा, तो mr², तो ये हो गया आपका 2mr²। सो इफ द बॉडी रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, पूरा कड़ा अगर इस एक्सिस के आजू बाजू रोटेट करे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2mr²। कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2mr², राइट। चलिए इसी तरह से अगर मान लीजिए बच्चों, इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट
लेट्स से इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, राइट। अभी आपको एग्जैक्टली ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये जो एक्सिस है ना वो आपको इस कड़े को पहले सीधा करना पड़ेगा, राइट, एंड दिस इज द एक्सिस अबाउट विच इट इज रोटेटिंग। अगर ये एक्सिस के आजू बाजू वो रोटेट करे कड़ा या रिंग, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो कोई बात नहीं, इसके पैरेलल सेंटर में से पास होता हुआ एक्सिस, इस पे आपके पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये और कुछ नहीं है, डायमीटर है। क्या है भाई? ये डायमीटर, और डायमीटर पे हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/2। डायमीटर पे हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों mr²/2। तो ये एक्सिस पे कितना हो जाएगा? यूज़ करो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलिए, सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/2 प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी रेडियस जितना ही होने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 mr²। ये हो जाएगा आपका 3/2 mr²। तो दिस इज द एक्सिस विच इज टेंजेंशियल। ये कौन सा एक्सिस है भाई? टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल टू द रिंग। तो उसके आजू बाजू अगर रोटेट करें देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 3/2 mr²। तो इस तरह से आप अलग अलग केसेस को सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये हो गया बच्चों रिंग के सारे केसेस। रिंग में आपको इतने केसेस ख्याल रखने हैं। अब इसी तरह से अगर रिंग की जगह पे डिस्क हो, डिस्क, ओके चलो डिस्क का मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं कि याद कैसे रखना है। तो डिस्क इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, राइट। लेट्स से टोटल मास इज m और उसका रेडियस है r। अब अगर ये रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस, इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अब यहाँ पे बच्चों सिंपल सी बात है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। अब यहाँ पे डिस्क की बात है तो कुछ मास तो एक्सिस के बहुत पास है, यहाँ वाले मास, और कुछ मास एक्सिस से बहुत दूर है। तो यहाँ पे आप मास कितना लोगे? यहाँ पे आपको एवरेज मास लेना है। कितना लेना है आपको? एवरेज। उसका एग्जैक्ट मेथड नहीं है एवरेज मास वाला, ये तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। इसका एक पर्टिकुलर मेथड है डिस्क का जो मैं आपको डेफिनेटली कराऊंगा, ओके। बट अभी आप खाली ऐसा ख्याल रखो कि यहाँ पे कुछ मास बहुत पास से घूम रहे हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। कुछ मास दूर से घूमेंगे, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आपको एवरेज लेना है मास का m/2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्सिस से घूम रहा है अपने सेंटर वाली एक्सिस से, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ अ डिस्क। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ द डिस्क इज mr²/2। कितना होता है बच्चों? mr²/2। कितना होता है? mr²/2। चलिए, अगर आपको डायमीटर पे चाहिए, अगर आपको डायमीटर पे चाहिए तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ कर सकते हो। कैसे बच्चों? बहुत ध्यान से देखना, मैंने यहाँ भी किया है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़, पर मैंने यहाँ बताया नहीं था आपको, यहाँ पे आपको बताता हूँ, राइट। तो परपेंडिकुलर एक्सिस, सपोज मान लो ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है जो डायमीटर है, तो उसको परपेंडिकुलर एक और एक्सिस हो सकता है y एक्सिस, वो भी तो डायमीटर है, डिस्क है बराबर ऐसे। तो ये भी डिस्क का डायमीटर बनेगा इस तरह से, और ये भी डिस्क का डायमीटर बनेगा। मतलब इन दोनों पे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहना है। अब मेरा रूल ये कहता है कि परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना IZ, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 एक्सिस जो उसके प्लेन में हो और एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, है कि नहीं, राइट। अब ये दोनों तो डायमीटर वाले एक्सिस है तो दोनों सेम रहेगा, तो इसको मैं 2 बार लिख दूँ 2 टाइम IX, बिकॉज बोथ आर गोना बी सेम। तो दोनों की जगह आप IX लिख सकते हो, दैट दिस कैन बी 2IX, बिकॉज दोनों डायमीटर वाले एक्सिस ही है, सेम टू सेम, ओके फाइन। चलो, नाउ दिस वैल्यू इज mr²/2 अबाउट z एक्सिस, ओके। तो अबाउट द डायमीटर ये हो जाएगा mr²/4। ये आपका एक एग्जांपल है जो मैंने सॉल्व करा दिया, ओके। जहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दिया है ना बुक में, उसके जस्ट बाद ये एग्जांपल है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, ओके। तो ये हो गया बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द रेट डायमीटर ऑफ द डिस्क, एट द रेट डायमीटर ऑफ द डिस्क, राइट। मतलब यहाँ पे आपका जो डिस्क है वो कैसे घूम रहा है वो आपको समझना है, ओके, हाउ इट इज रोटेटिंग। देखो पहले वाले केस में सपोज ये आपका डिस्क है, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ द डिस्क एंड द डिस्क इज रोटेटिंग लाइक दिस, समझ रहे हो, ओके। और दूसरे वाले केस में नाउ दिस इज द डायमीटर, सो नाउ द डिस्क इज रोटेटिंग, एंटायर डिस्क इज रोटेटिंग नाउ लाइक दिस, पूरे का पूरा डिस्क जो है वो घूम रहा है, ओके। अब मेरे पास कोई फैसिलिटी होता तो मैं आपको दिखाता, ओके लेट मी टेल यू, ओके। सपोज ये डिस्क है,
तो इन द फर्स्ट केस ये आपका एक्सिस है, डिस्क इज रोटेटिंग लाइक दिस। अब ये इतना तो ईजी है नहीं घुमाना। डिस्क इज रोटेटिंग like this is how the disk is rotating in the first case. So if it rotate like this, moment of inertia is this one, mr square by 2. In the second case, disk is rotating about the diameter, so this is gonna be the diameter. Okay, this is gonna be the diameter, and now the disk is rotating like this. It is rotating about its diameter. Can you see that? So if it is rotating about its diameter, then the moment of inertia will be mr square by 4. कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 4 होगा। चलिए, इसी तरह से अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ब्लू मार्कर, कहाँ है? ये रहा, अबाउट दिस एक्सिस, तो यू कैन यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ओके, IC की जगह आपका हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2, डिस्टेंस तो r जितना ही रहेगा। तो अबाउट दिस एक्सिस योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर 3/2 mr स्क्वायर। This will be 3/2 mr square, right? And if your disk is like this and if it rotate about this axis, तो ये आपका डायमेट्रिकल एक्सिस है, इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर बाई 4, तो ये हो जाएगा आपका mr स्क्वायर बाई 4 दैट इज IC प्लस मास इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा रेडियस जितना, दिस इज 5/4 mr स्क्वायर अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस, अबाउट द एक्सिस विच इज टेंजेंशियल एंड इन अ सेम प्लेन, राइट? ओके, तो ये कौन सा एक्सिस है? दिस इज द टेंजेंशियल एक्सिस इन अ सेम प्लेन। ओके, ऐसे आपको टेक्स्ट बुक में इतने सारे केसेस दिए नहीं है, बट समझना जरूरी है एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ये भी टेंजेंशियल एक्सिस है बट इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जो है ना, दिस इज ऑल्सो टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दिस इज टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, तो ये आपके पहले दो शेप का डिस्कशन हो गया बच्चों, एक हो गया आपका रिंग का, दूसरा हो गया डिस्क का। अब ये बहुत सारे शेप आने वाले हैं, इसके पहले आपको उसका स्क्रीनशॉट करना पड़ेगा। फटाफट करो, चलो 3, 2, 1। चलिए बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपका डिस्क जो है उसके बीच में छेद है तो क्या होगा। चलो लेट्स सी, दैट इज कॉल्ड एज अ एन्युलर डिस्क। क्या कहते हैं उसको? थर्ड शेप है बच्चों अपना एन्युलर डिस्क। ओके, तो लेट्स से वी हैव द सॉलिड डिस्क ऑफ रेडियस r1 और उसमें से बीच का पार्ट निकाल दिया गया, ओके, विच हैज द रेडियस r2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी, जो डिस्क था वैसा ही फॉर्मूला है बच्चों, हाफ इंटू mr स्क्वायर, मास इंटू यहाँ पे रेडियस आपको रखना है r1 प्लस r2, दैट इज r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। क्या रखना है बच्चों? आपको रखना है हाफ इंटू मास इंटू रेडियस स्क्वायर, बट दोनों रेडियस का आपको प्लस करना है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अब अगर इसके हिसाब से आपको बाकी पूछे गए व्हाट अबाउट दिस एक्सिस, व्हाट अबाउट डायमीटर, दैट ऑल थिंग यू कैन डू बाय योरसेल्फ। जैसे मैंने आपको आगे समझाया पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस कैसे करना है, तो आप मुझे होमवर्क में ये करके बताओगे व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमेट्रिकल एक्सिस, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, and what is the moment of inertia about this tangential axis। ये तीन आप मुझे फाइंड करके बताओगे बाय यूजिंग द पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जो मैंने आगे किया है वैसा ही आपको लॉजिक यूज करना रहेगा। कल मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा अपने आंसर के साथ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट शेप है सॉलिड सिलेंडर। Okay, if it is a case of solid cylinder, let's say we have a cylinder, okay, solid है पूरा अंदर से भरा हुआ है, and this is the axis of cylinder, and if it is rotating about its own axis, it has a radius r and the length equal to l, right? चलो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के जितना ही होता है, दैट इज हाफ mr स्क्वायर, बिकॉज सिलेंडर इज नथिंग बट द डिस्क विच इज वेरी थिक। सिलेंडर क्या है? सिलेंडर एक डिस्क ही है जिसका थिकनेस बहुत ज़्यादा है ना? ओके, चलिए, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल बी सेम, I इज इक्वल टू हाफ इंटू mr स्क्वायर। कितना होगा भाई? हाफ इंटू mr स्क्वायर, हाफ इंटू mr स्क्वायर रहेगा। चलो, दिख नहीं रहा आपको नीचे? चलिए, तो ऊपर लिख देते हैं। ओके, लेट मी राइट इट हियर, हाफ mr स्क्वायर। ओके, चलो, नाउ
वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में तो हम लिख ही नहीं रहे कब से, तो अगर इसका मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो मुझे खाली क्या करना है बच्चों, पता है मुझे इतना पता है, रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए आई की जगह मुझे लिखना होता है एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर। चलो अभी इस पर्टिकुलर सिलेंडर का अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है हाफ एम आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम एम विल बी कैंसल, तो के विल कम एज आर बाई रूट टू। तो इसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो क्या होगा, आर बाई रूट टू। इसी तरह से आप सारे के सारे शेप के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन ला सकते हो, जो भी आपका आई का फॉर्मूला है उसकी जगह आप रख दो एम के स्क्वायर और सिंप्लीफाई कर लो। जैसे कि मुझे यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन लाना है तो मैं क्या करूँगा, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर रखूंगा। चलिए इसका अगर ये एक्सिस पे चाहिए रेडियस ऑफ गायरेशन, तो ये एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ इंटू एम इंटू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम एम कैंसिल कर दो, टेक अंडर रूट, के विल बी इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर बाई टू का अंडर रूट। बस तो इतना सा आपको करना होता है व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन। आप ये हर एक शेप के अंदर कर सकते हो, डिस्क के लिए किया, रिंग के लिए किया, जो भी आई का फॉर्मूला है उसकी जगह एम के स्क्वायर करके सॉल्व करके के का वैल्यू निकाल लेना है मेरे प्रिय बच्चों। चलिए अब अगर सिलेंडर का ही आपका केस है और अगर ये सिलेंडर इस एक्सिस के आजू बाजू घूम रहा है तो यूज करोगे आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम और मुझे निकाल के दोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, वो आपकी जवाबदारी है मुझे फाइंड करके देने की। ओके अब मैं आपको एक और केस बताता हूँ सिलेंडर का, कि इफ द सिलेंडर इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग फ्रॉम द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, अगर इसके आजू बाजू सिलेंडर घूम रहा है, सी दिस इज अ सिलेंडर है ना, मार्कर है ना सिलेंडर, इफ इट रोटेट लाइक दिस then the moment of inertia will be different. The moment of inertia will be if it is a length and the radius is r. So for this case moment of inertia I is equal to m into l square by 12 plus r square by 4, m into l square by 12 plus r square by 4, right, m into l square by 12 plus r square by 4. okay, ठीक है। नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये आपका होमवर्क, इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा यूज कर लेना, सिंपल सा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलिए बच्चों अभी सिलेंडर की ही बात करेंगे बट सॉलिड नहीं होगा, सिलिंड्रिकल शेल है मतलब अंदर से पूरा खाली, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, सिलिंड्रिकल शेल और यू कैन कॉल इट होलो सिलेंडर, खाली है अंदर से, ड्रम्स आते हैं ना, it can be considered as hollow cylinders. okay, so if it is a case of the hollow cylinder, this is the hollow cylinder, अंदर कुछ नहीं है, खोखला है। okay, if it rotate about its own axis, if it rotate about its own axis, then the moment of inertia about its own axis is only mr square, it is only mr square, and if it rotate about this axis, ये वाला केस, ये वाला केस मैं साथ में ले रहा हूँ यहाँ पे, इफ इट रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, ऐसे अगर घूमे, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी m इंटू एल स्क्वायर बाई 12 प्लस आर स्क्वायर बाई 2, m इंटू एल स्क्वायर बाई 12 प्लस आर स्क्वायर बाई 2। चलो आपको दो काम करके देने हैं मुझे, इस एक्सिस पे आई निकालना है और इस एक्सिस पे आई निकालना है, दोनों में पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करोगे आप। ओके, इसके लिए जब यूज़ करो तो ये वाला एक्सिस लेना है जो इसके पैरेलल है, इसके लिए जब यूज़ करो तो ये वाला एक्सिस लेंगे जो इसके पैरेलल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा आधा, है ना, l/2। ओके, और रेडियस ऑफ गायरेशन भी आप निकाल के दोगे मुझे हर एक केस के अंदर कितना आ रहा है वो, ठीक है। चलिए बच्चों इसी तरह से अगर आपका सिलेंडर जो है ना उसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों है, मतलब होलो सिलेंडर है बट थिकनेस इतना कम नहीं है कि उसको आप शेल कह सको, इनर आउटर दोनों रेडियस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा आपका, कितने सारे केसेस है बोला, अभी तो बहुत केसेस करने हैं। लेट्स से दिस इज योर सिलेंडर, यू कैन सी इट, इसके पास इनर रेडियस है सपोज r1, आउटर रेडियस है r2, सारे फॉर्मूला याद रखे हुए काम के हैं। ओके, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू m/2, आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, हाफ mr स्क्वायर ही यूज करना है, बट ये आएगा m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, दोनों रेडियस आपको लेने हैं, राइट, m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर यू हैव टू टेक। ओके,
तो ये हो गया बच्चों डिस्कशन अबाउट द सिलिंड्रिकल शेप। चलिए अब बारी आएगी स्फीयर की। ओके, लेट मी टॉक अबाउट द स्फीयर नाउ। ओके, नेक्स्ट शेप है आपका सॉलिड स्फीयर। चलिए स्फीयर है, पूरा सॉलिड अंदर तक है भरा हुआ, राइट। सो इफ इट इज अ सॉलिड स्फीयर एंड इफ इट रोटेट अबाउट इट ओन एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। कितना होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। स्फीयर इज अ सिमेट्रिक फिगर, तो कोई भी एक्सिस ले लो, इफ दिस एक्सिस इज देयर उसका भी सेम ही होगा 2/5 mr², बिकॉज सारे के सारे उसके डायमीटर ही होने वाले हैं, स्फीयर है ना। ओके, बट इफ यू वांट टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके टेंजेंशियल एक्सिस से निकालना है तो मैं थोड़ी निकालूंगा, आप निकालोगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके। ओके, चलो स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा, तो आप क्या करोगे बच्चों, I = mk²। स्फीयर के लिए I है 2/5 mr² इज इक्वल टू mk²। mm विल बी कैंसल, k विल बी r/√2/5r। दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर स्फीयर। तो आपको I ही याद रखना है, k याद नहीं रखना है। k तो हमें जब काम पड़ेगा हम निकाल लेंगे इस तरह से, I = mk² करके। ओके, आपको I याद रखना पड़ेगा। चलिए ये हो गया बच्चों आपका सॉलिड स्फीयर के लिए। अगर ये होलो स्फीयर है तो इफ इट इज अ केस ऑफ होलो स्फीयर, राइट, तो होलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इफ इट इज अ होलो मतलब खाली स्फेरिकल शेल है, ऑफ रेडियस r एंड इफ इट रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। कितना होता है बच्चों, होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr², राइट। और ये एक्सिस पे आप फाइंड करके दोगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके, ठीक है। ऑल्सो फाइंड दिस रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। चलिए नाउ इफ इट इज अ केस ऑफ इनर एंड आउटर रेडियस बोथ, अगर स्फीयर के अंदर भी इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस दोनों है तो क्या करोगे, लेट्स से द इनर रेडियस इज r1 and the outer radius is r2 and you want to find the moment of inertia about this axis। okay, तो ऐसे स्फीयर में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों I is equal to 2/5 m r2⁵ minus r1⁵ डिवाइड बाई r2³ minus r1³। हटके है थोड़ा सा फॉर्मूला, बट आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा हटके फॉर्मूला है बट आपको दिमाग में उतरना चाहिए। तो ये हो गए बच्चों केसेस फॉर द स्फीयर। स्फीयर के इतने केसेस है जो आपको ख्याल रखने हैं। ओके, चलिए स्फीयर के बाद का जो आपका अगला केस आता है वो आता है रॉड एंड रेक्टेंगुलर लैमिनास। रॉड एंड रेक्टेंगुलर लैमिनास, राइट। चलिए तो रॉड की अगर आप बात करोगे, बहुत सिंपल फॉर्मूला, रॉड ऑफ लेंथ L। चलिए रॉड, इफ इट इज अ रॉड which has the length L and it is rotating about this axis passing from the center, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। कितना होता है रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12 if the axis is passing from the center and perpendicular to the rod, जो होता है मोस्टली केसेस के अंदर, राइट। एंड इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा आपका L/2। यूज करना बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलिए यूज करते हैं। I इज इक्वल टू इसके पैरेलल सेंटर में से पास होता हुआ एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml²/12 प्लस मास इनटू दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है L/2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना आपका आंसर आएगा ml²/3। सो इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग फ्रॉम द एंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग फ्रॉम द एंड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। इट इज अबाउट दिस एक्सिस, राइट। कंफ्यूज मत होना लिखते वक्त। ओके, ध्यान से देखा होगा तो वैसे भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है आपको। चलिए नाउ इफ इट इज अ रेक्टेंगुलर लैमिना, इट इज रेक्टेंगुलर लैमिना, लास्ट फॉर द डे। फिर ट्रायंगुलर लैमिना भी है, वो जो इतना काम का है नहीं, आपको आने वाला है नहीं कभी ट्रायंगुलर लैमिना एग्जाम में। इफ इट इज अ रेक्टेंगुलर लैमिना which has the length L and width B and if it is rotating about this axis, ऐसे कि ये बुक घूम रहा है ऐसे, दिस रेक्टेंगुलर लैमिना, अगर वो ऐसे घूम रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m/12
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा भाई, m/12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको मेरा एक काम करना है बच्चों, यहाँ भी यू हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, इसका आप फाइंड करोगे राइट। और दूसरा, अगर वो ये एक्सिस में से पास हो रहा है, सेंटर में से ये, हाँ, यू विल फाइंड इट। ओके, तो यहाँ पे आपके दो पैरेलल एक्सिस के बीच का थियरम कितना होगा, तो आपका टोटल लेंथ l है, तो दिस इज l/2। और यहाँ पे इन दो एक्सिस के बीच का थियरम होगा, टोटल आपका विथ b है, तो ये उस विथ का आधा होगा, दैट इज b/2। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब बाकी आपको आगे खुद से कर लेना है। ओके, चलो आखिरी बच्चों, आखिरी प्रॉमिस, आखिरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूबॉइड और पैरेलल पाइप। Let me write cuboid. Moment of inertia of the cuboid। चलो cuboid का moment of inertia कितना होता है, तो cuboid को तो 3 एक्सिस होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका cuboid, समझना बच्चों ध्यान से। Let's have the dimension of this cuboid. This has the length L, right? उसका जो width है, ये वाला डायमेंशन वो B है, और उसका ये जो डायमेंशन है थिकनेस, दैट इज T। थिकनेस कितना है इसका, T है, राइट। अभी आपके पास 3 अलग अलग एक्सिस है, राइट, 3 अलग अलग एक्सिस आपके पास होंगे। ओके, करना क्या है आपको, देखो, इफ दिस क्यूब इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, ओके, अगर इस एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा है क्यूब, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बच्चों आपका m/12। ओके, ये एक्सिस किसको पैरेलल है, दिस एक्सिस इज पैरेलल टू लेंथ, तो फॉर्मूला में लेंथ नहीं आएगा, फॉर्मूला में आएगा विड्थ एंड थिकनेस, b² + t²। क्या आएगा फॉर्मूला में, b² + t² आएगा। ओके, इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, ओके, तो यहां भी फॉर्मूला ऐसा ही रहने वाला है, m/12 ओके। अब यहाँ पे ये जो एक्सिस है वो किसको पैरेलल है, दिस इज पैरेलल टू द विड्थ, है कि नहीं। ये एक्सिस b को पैरेलल है, तो फॉर्मूला में b नहीं आएगा, फॉर्मूला में l एंड t आएगा, l² + t²। ओके, एंड इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट द थर्ड डायमेंशन, मतलब यहां से बाहर आता हुआ एक्सिस आ सकता है ना, इट कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस ऑल्सो, क्यूब को 3 एक्सिस होती है। सो इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, तो चेक करो ये एक्सिस किसको पैरेलल है भाई, ये एक्सिस पैरेलल है थिकनेस को, दिस इज पैरेलल टू थिकनेस, तो फॉर्मूला में थिकनेस नहीं आएगा, फॉर्मूला में रहेगा m/12 l² + b²। ओके, तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट बॉडीज जो आपको एग्जाम में काम में आने वाला है। एक आप कोन ऐड कर सकते हो बच्चों, दैट इज 3/10 mr²। आप कोन को ऐड कर लो, खाली 3/10 mr², राइट सर्कुलर कोन। इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, दैट इज 3/10 mr², किसके लिए, कोन के लिए। ओके, बस इतने शेप आपके लिए इनफ है, किसी भी एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, फर्क पड़ता नहीं है। तो आज का हमारा पूरा डिस्कशन रहा ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, विच विल प्रोवाइड द सेम रोल जो मास प्रोवाइड करता है लीनियर मोशन के अंदर। ओके, तो दिस इज हाउ रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आपको आगे जाके स्पीड में काम करना है तो। ओके, चलिए मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, अगले लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और आगे बात करेंगे, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो।